थैंक्स. व्हाट इज लाइमन, सॉरी एल वाई होता है. लाइमन सीरीज इज collection of waves emitted by an atom when its electron jumps from any higher or any excited state to ground state. ठीक है. लाइमन सीरीज में ग्राउंड स्टेट जंपिंग होएगी और बाल्मर में क्या होगा? Everything will remain same. The ground state will change to first excited state. ठीक है. अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, जस्ट मतलब मैंने तो कल बताया है, जस्ट मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ. इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जंप किया, या एक इलेक्ट्रॉन अगर सपोज ये वाला जंप करता है, लेट मी इनलार्ज इट, ये वाला जंप, सपोज ये वाला जंप किया, ठीक है, n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2 पे जंप किया उसने, तो टोटल कितने रेडिएशंस निकलेंगे हम लोगों के? एक ही जंप किया, एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, कहां से कहां? n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 पर. एक इलेक्ट्रॉन था, वो सीधे सीधे n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 पर जंप कर गया. कितने रेडिएशंस निकलेंगे? एक ही एटम, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन, और वो n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 पर जंप कर गया. हेलो. Yes, sir. How many wave packets, how many packets of photons will get emitted? Sir, 6. 6 क्यों? देखो एक्चुअली सर वो फॉर्मूला था ना, आपने दिया था, हाँ, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2. मुझे ध्यान है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा मैंने. ठीक है. वो जो फॉर्मूला दिया था उसमें ये था कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन कैन मेक जंप फ्रॉम एनी प्लेस टू एनी प्लेस. ठीक है. मतलब जब वो n इज इक्वल टू 5 से 2 पर, 5 से 4 पर, 4 से 3 पर, 3 से 2 पर, या 5 से 4 पर, 4 से डायरेक्टली 2 पर, ये सारे या फिर 5 से 3 पर और 3 से 2 पर, ये सारे कॉम्बिनेशंस जब उसके पास अवेलेबल रहेंगे तब 6 डिफरेंट लाइंस निकलेंगी. ठीक है. 6 डिफरेंट लाइंस निकलेंगी. ओके सर. बट एक इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉनिक जंप कर रहा है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एट अ टाइम एक ही जंप करेगा, इट कैन नॉट मेक 2 जंप्स साइमल्टेनियसली. कोई भी फिजिकल बॉडी कैन ओनली डू वन वर्क एट अ टाइम. ये हम लोग को बात पता है ना, इट कैन नॉट डू 2 थिंग्स. एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. एट अ टाइम यस सर. हर चीज एक ही काम कर सकता है और एक ही जगह पे रह सकता है.
That is that is what science tells us. So अगर कोई भी चीज दो अलग अलग जगह पर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, दैट इज साइंटिफिकली रॉन्ग. दैट्स नॉट पॉसिबल. Any physical object can be at only one place at a time, right? Similarly, एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एक ही जंप कर सकता है, और एक जंप से वो एक ही फोटोन रेडिएट करेगा. एक एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन एक कोई जंप ले रहा है, उस जंप में इट इज ऑलवेज गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली वन फोटोन. That photon की energy will keep on varying depending upon the length of jump the electron is going to make. ठीक है. अच्छा, अब अगली चीज ऐसे सोचिए कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 पर जंप करेगा. दूसरा एटम कोई है हाइड्रोजन का ही, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी मान लो 5th स्टेट पर है. वो जरूरी नहीं है कि n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 पर डायरेक्टली ही जंप करे. उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, जैसे 5 से 4 पे आके फिर 4 से 2 पर आ जाए, या 5 से 3 पर आकर के 3 से 2 पर आ जाए. सो इट दैट अनदर इलेक्ट्रॉन in another atom will have again 6 different options. जो 6 आपने बोला संदीप, उसमें सॉरी दानेश, वो 6 ऑप्शंस उसके पास फिर से अवेलेबल होंगे, एंड एट अ टाइम इट कैन पिक ओनली वन ऑफ दोज ऑप्शंस. बात समझ में आई? इट मे पिक द वन विच हैज बीन चोजन बाय द प्रीवियस एटम इलेक्ट्रॉन, और इट मे चूज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑल टुगेदर. बात समझ में आ रही है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? अब ऐसे में Yes, sir. अगर अगर ऐसे में मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि भाई मैंने एक फोटोन पैकेट दे मारा आपके मेटल एटम पे या एटम पे, ठीक है. वो एक फोटोन, और वो मैंने हाइड्रोजन एटम पे नहीं मारा है, वो मैंने मारा है मान लो सोडियम एटम पे या सीजियम पे मारा है. बड़ा एटम है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, और मैंने एक फोटोन दे मारा सीजियम एटम के ऊपर, ठीक है. अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूं, भाई ये बताओ कि उस सीजियम एटम, ओ सॉरी, उस फोटोन, एक फोटोन का इम्पैक्ट फर्स्ट हैंड, नॉट फाइनली बट फर्स्ट हैंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे? विल इट बी फेल्ट बाय वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल फील द impact of that photon simultaneously at the first hand itself? See, बाद में कुछ कुछ चीजें और भी हो सकती है उसके अंदर, बट फर्स्ट हैंड एक फोटोन को, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा या पूरे सिस्टम के साथ एक साथ इंटरेक्ट करेगा? सर एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ. एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा. सो ये दो चीजें, एंड दिस होल्ड्स ट्रू नॉट ओनली इन दिस स्पेक्ट्रल एनालिसिस, इट होल्ड्स ट्रू आल्सो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एक फोटोन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करता है. अगर एनर्जी उसकी सफिशिएंट है कि उस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे, तो वो बाहर फेंक देता है. अगर वो सफिशिएंट नहीं है, तो वो बाहर नहीं फेंक पाता है. बात समझ में आ रही है? एक और छोटी सी चीज समझाता हूं आप लोगों को. फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड स्टेट पे मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही थी, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी है -13.6, ठीक है. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 है हाइड्रोजन एटम में. यहाँ पे रहेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 के 9 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
-0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर है माइनस 5-25 100-53-52 54 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये सारे हैं। मान लो, अच्छा हाँ, और यहां से मैं कितना एनर्जी प्रोवाइड करूं सो दैट मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, n इज इक्वल टू 2 लेवल पर। तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट इज द गैप? द गैप बिटवीन दीज टू लेवल्स इज व्हाट? इन दोनों के बीच का गैप कितना है? हेलो, यस सर। एम आई ऑडिबल? बाकी लोगों को ऑडिबल हूं मैं? यस सर। ओके, तो दोनों के बीच में गैप कितने कितने एनर्जी का है? 10.2। 10.2 का? तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। संदीप, तुम्हारा क्वेश्चन अभी देखा मैंने, मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का गैप है। अब मान लो मैं किसी फोटोन के थ्रू 10.2 के बदले 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? सर एक बार रिपीट करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले मैं 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ किसी रेडिएशन के थ्रू, सिंगल फोटोन के थ्रू, जिसकी एनर्जी 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, what will happen? Will it be accepted or will it not be accepted? सर एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होगा? क्यों और कैसे? एक्सेप्ट होकर के क्या होगा? हम्म, सर रेस्ट ऑफ द एनर्जी यूज नहीं होगा, गेस था। ओके, ओके। सी, ऐसा देखा जाता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लेते हैं ना, तो सिर्फ एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है दैट इज 10.2 वाली एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इन बिटवीन जो एनर्जी है, एक तो 10, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है
10.2 पे ये -3.4 पे आएगा और यहाँ से ये यहाँ पर आने के लिए कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना होगा? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट नाउ? Yes, sir. ठीक है, तो 12 या तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा या फिर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इन बिटवीन वाले रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है, और it does not absorb them at all. Fine, it can only absorb Yes, sir. these radiations, except that it cannot. ठीक है, टोटल लाइंस का मैंने आप लोग को आइडिया दे दिया एंड टोटल लाइंस के बाद ये ट्रांजिशंस वगैरह का मैंने आइडिया आप लोग को फेयर एनफ दे दिया। व्हाट इज सीरीज लिमिट मैंने बता दिया। लास्ट लाइन बेसिकली जो होता है दैट इज सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट बोला था ना? हाँ, द लास्ट लाइन इज सीरीज लिमिट। सबसे ज्यादा एनर्जी किस रेडिएशन की होगी इसमें से, या किस इलेक्ट्रॉनिक जंप के लिए होगी? तो सीरीज लिमिट के लिए द जंप विल बी द मैक्सिमम। अच्छा, एक चीज और होता है, बेसिकली इसके बेसिस पर हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा किसी भी एटम के लिए या किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए? आयनाइजेशन एनर्जी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड to break free an electron from influence of nucleus of an atom, ठीक है। ब्रेक फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? If I am going to make my n is equal to infinity, that is, if electron jumps from any energy state to infinite, n is equal to infinity, that means it is now free, right now? बात समझ में आ रही है क्या हम लोग के? हम लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो हमको कितनी एनर्जी चाहिए होगी। दिस डेल्टा ई 1 to infinity की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। डेल्टा ई 1 to infinity की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 1 to infinity के लिए वैल्यू क्या होगा? तो अगर हाइड्रोजन एटम है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन नहीं है कोई और है तो ये जेड स्क्वायर ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1/1 माइनस 1/infinity। अच्छा, ये माइनस फिर ये हट जाएगा, यहाँ पे ये ले लिया तो is it okay? So the final thing will simply be delta E 1 to infinity will be 13.6
Z square EV, राइट। और ये वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब मान लो 2 पे है और इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो डेल्टा E 2 to infinity क्या होगा, it will be simply 13.6 Z square by 4, राइट। और किसी भी n से इन्फिनिटी पे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा n to infinity, that is 13.6 by n square into Z square electron volts. Is it okay? Yes, sir. Very good. Okay. ठीक है, सो ये हम लोग को पता चल गया। अच्छा देखो, आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में, इफ दिस इज माय आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में ये En का जनरल एक्सप्रेशन जो है वो कैसा दिखेगा, a total energy of electron in any nth orbital, is it going to look like this, minus ionization energy, ठीक है। जेड स्क्वायर तो ऑलरेडी आया ही हुआ है, it will be simply ionization energy, एक्चुअली ग्राउंड स्टेट से, मतलब अब किसका आयनाइजेशन एनर्जी है उस पर डिपेंड करेगा। ग्राउंड स्टेट से अगर जा रहा है तो E1 लिखें या IE1 लिखेंगे हम लोग, एंड तब फिर इसको 1/n² से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर आयनाइजेशन, सो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, इट्स सिंपली इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। और बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जीरो इन्फ्लुएंस में न्यूक्लियस से रहे, मतलब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी टोटल एनर्जी। न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कंप्लीटली खत्म हो गया, इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ते बढ़ते जीरो हो जाएगी। तो जितनी एनर्जी उसकी निगेटिव रहेगी, टोटल एनर्जी जितनी निगेटिव रहेगी, उतना ही एनर्जी हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट उसकी एनर्जी जीरो हो जाए। बात समझ में आ रही है ना। इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाने का मतलब उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जानी चाहिए, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस will become, due to nucleus will become zero, right। ठीक है, लेटेस्ट प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस। अच्छा इसमें देखो, ये बेनिफिट क्या था, मतलब बेनिफिट बोल रहा हूँ, था ऐसा, एक्सपेरिमेंटल चीजें कुछ पहले से हम लोग को पता थी, ठीक है। जैसे ये सारे डेवलपमेंट जो हुए थे, दैट हैपेंड नियरली 1920 में हो रहे थे। It was 1920-21 when Bose actually proposed his theory and the model.
ठीक है, बट वे बिफोर हिम, मोस्टली 1880s के टाइम पे साइंटिस्ट वेयर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, एंड ये जो बाल्मेर लिखा हुआ है ना, he was another scientist who has actually discovered this range of wavelengths being emitted by a hydrogen atom. ठीक है, तो ये वेवलेंथ्स जो थे, ये हाइड्रोजन एटम इमिट करता है, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी करा हुआ था, बाल्मर ने करा हुआ था, और इसके बेसिस पर जो इसने रेडिएशंस निकाले थे, उसके लिए उसने एक एक्सप्रेशन भी बना रखा था। बाल्मर ने इसके लिए एक एक्सप्रेशन भी बना रखा था अपना, ठीक है। द एक्सप्रेशन यूज्ड टू लुक समथिंग लाइक दिस। मतलब उसके पास 8-10 नंबर थे, और उन नंबर्स को उसने ये करके तोड़ मड़ोड़ के कुछ इस तरह का फॉर्मेट बना रखा था कि his 1/λ was coming out something like this, m² - 4 divided by bm², ठीक है, where m is any नेचुरल नंबर। और इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो इट कम्स समथिंग लाइक दिस, 4/b into 1/4 minus 1/m², where m is any natural number। इसको करेंगे सॉल्व तो कुछ इसी तरह की वैल्यू आएगी। सर एक बार वापस बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, मैं बस ये बता रहा था कि there was, I mean, Balmer was a scientist way back in 1880s who has actually experimentally calculated the wavelength of radiations emitted by hydrogen spectrum, ठीक है। और उसने जो विजिबल वाले लाइट थे, बस उन्हीं को ऑब्जर्व किया था, क्योंकि उसको आसानी से किया जा सकता है फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह लेकर के, ठीक है। तो और उनसे जो रेडिएशंस मिले थे, उसके बेसिस पर उसने एक ब्रॉड इक्वेशन इस टाइप का बनाया था। ब्रॉड इक्वेशन क्या बनाया था? ऑफ दिस सॉर्ट। बात समझ में आ रही है? अब हुआ क्या कि जब ये बोर ने अपनी थियरी दी, ये वाली थियरी, उसका भी फॉर्मेट जो है 1/λ का, इफ यू गो प्रिसाइजली अच्छे से देखोगे, इट इज गोइंग टू फॉलो दिस थिंग ओनली। यही तो है ना, 1/4 - 1/n²। 4 क्यों है? क्योंकि n is equal to 2। बाल्मर सीरीज के लिए द फाइनल एनर्जी स्टेट हैज टू बी 2 ओनली, तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, माइनस किसी भी और हायर नंबर से वो जंप कर सकता है, तो m कैन बी एनी इंटीग्रल वैल्यू। यहाँ पर भी इन्होंने m को इंटीग्रल वैल्यू बना रखा था, और यहाँ पर 4/b जो था, दैट इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट। b is simply a constant which he derived, ठीक है। डेराइव नहीं किया था उसने, जस्ट प्रिडिक्ट किया था बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सर m² क्या है? m इज एनी नेचुरल नंबर। m को n भी लिख सकते हो तुम, कोई इशू नहीं है। मैंने n सिर्फ इसलिए नहीं लिखा है कि बोर्स के एनर्जी ऑर्बिटल से हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इट हैपेंस टू बी कि ये m जो है अल्टीमेटली टर्न्ड आउट टू बी, आई मीन, conjonance with the energy orbital number of, या the position of energy orbital as taken by Bohr, ठीक है। अच्छा, मुझे 1 मिनट का टाइम दो ना तुम, जस्ट 1 मिनट। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ही हैज रिड्यूस्ड द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशंस के साथ साथ ये चूंकि बेसिकली लैम्डा की वैल्यू उसने कैलकुलेट कर रखे थे, एक्सपेरिमेंटली आया था, और उन लैम्डास को जब वो अरेंज कर रहा था, तो ही वाज एबल टू डिड्यूस दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, b and m²। एंड ही जस्ट मतलब बेस्ड ऑन दिस
the normal format of 1 by lambda was basically known to people. ठीक है, बाल्मर के एफर्ट की वजह से it was known. अब जब नील्स बोर ने अपनी थियरी प्रपोज करी ये वाली, एंड उसमें हम लोगों को जो एनर्जी इक्वेशंस दिया उसने लैम्डा 1 बाई लैम्डा के टर्म्स में, उसका एनर्जी इक्वेशन भी कुछ इसी तरह के इसी के फॉर्म में आया. 1 बाई लैम्डा वाज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर. यही था ना. अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 अगर हम रखते हैं, सो बेसिकली 4 बाई बी जो है वो r के बराबर है. और उस तरीके से b की वैल्यू जो उसने कैलकुलेट करी थी वो एक्चुअली काफी क्लोज अलाइनमेंट में है r के, रेडबर्ग कांस्टेंट के. बात समझ में आ रही है? अब बेसिकली बाल्मर ने जो किया था वो तो एक्सपेरिमेंटल था. एक्सपेरिमेंटल डेटा को उसने एक्सपेरिमेंटल डेटा Yes, sir. को he has derived this relation on the basis of experimental data. बोर ने क्या किया है, उसने एक थ्योरेटिकल बेसिस लेकर के एक मॉडल प्रेडिक्ट किया है, एंड दैट मॉडल इज एबल टू कैच अप विद द एक्सपेरिमेंटल डेटा. ठीक है, इसका मॉडल जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल डेटा को मैच कर रहा है, राइट? This became a groundbreaking this provided a groundbreaking support for Bohr's model. ठीक है, दो लाइक इसका यूफोरिया जो था दैट बर्स्टेड विद इन 5 to 6 years, but this type of model improvement was just phenomenal at that point of time, applying the concept of quantization. ठीक है, इस पूरे मॉडल का की जो है, हार्ट ऑफ द मॉडल इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, राइट ना? और तो कुछ है नहीं ना, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ही तो है इसका बेसिस, Yes, sir. राइट ना? तो ठीक है, let us attempt few problems and then I'll again move on to the other things or the failure of this model. What are the failure points? ठीक है, तो खैर फेलियर पॉइंट्स पे हम लोग आएंगे. लेट मी अच्छा एक सेकेंड, एक दो चीजें और नहीं बताई, छोटी चीज है. सी, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन क्या होता है, राइट? रिमेम्बर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन बताया था ना, और लास्ट लाइन. हेलो? हाँ, इसमें एक नोमेनक्लेचर और भी होता है. लाइक फर्स्ट लाइन इज ऑल्सो नोन एज अल्फा लाइन. किसी भी सीरीज का फर्स्ट लाइन इज अल्फा लाइन. ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज अल्फा लाइन. सेकेंड सीरीज ऑफ एनी लाइन इज बीटा लाइन. थर्ड लाइन ऑफ, सो फर्स्ट लाइन, फिर इसको यहां पर लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं. फर्स्ट लाइन of any series is alpha line. ठीक है, second line is beta line. Third line will be gamma line. Fourth line will be delta line. ठीक है, जनरली यही चारों के बारे में जानना होगा. इसके आगे वालों का नोमेनक्लेचर दिया नहीं गया था और है भी नहीं. अगर कुछ बनाते हैं तो वो लिख के बता देंगे. ठीक है,
ओके देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल, बट टिपिकल एज इन आई डोंट नो। एक सेकेंड, एक दो क्वेश्चंस मैं देता हूँ आप लोगों को। जी ये दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक्चुअली मैं फोटो भेज दूं क्या आप लोगों को? Yes. अच्छा, इन द मीन टाइम दो चार छोटे छोटे क्वेश्चंस। जैसे अगर आपको ये दिया रहे कि हाइड्रोजन एटम के लिए n इज इक्वल टू 2 में जो रेडियस है, ठीक है, r है, इस सेम रेडियस का हाइड्रोजन के बदले लिथियम बेरिलियम 3+ लेते हैं, तो इसमें कौन से ऑर्बिट का रेडियस सेम होगा, सेम एज n is equal to 2 of hydrogen atom? So can you guys find that? ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? रेडियस के लिए इक्वेशन हमने डेराइव किया था, क्या था? Rn is equal to it is some r naught into n square by z था, ऐसा कुछ था ना, if I remember correctly, या z by n square था? और vn की वैल्यू क्या थी, वेलोसिटी की? आप लोग सब भूल जाते हो ना? फॉर्मूले बिल्कुल नहीं देखते हो, बिल्कुल याद नहीं रखते हो। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। अभी से याद रखना चालू करोगे तो इट विल बी बेटर। क्या है, फिल इन द ब्लैंक करो। और पहला वाला करेक्ट है कि नहीं ये बताओ। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. वेरी गुड। तो ऑडिबल है तो रिप्लाई करो। हाँ सर, फर्स्ट वाला करेक्ट है। फर्स्ट वाला करेक्ट है, वेरी गुड। और सेकंड वाले का? Z/N। क्या होगा?
Z/n, ठीक है। सो बेसिकली इसको यूज करके आप इस रिलेशन को पता कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, किस ऑर्बिट के, बेरिलियम के किस ऑर्बिट के लिए r की वैल्यू सेम होगी दोनों की, जो कि हाइड्रोजन के n = 2, n = 2 का मतलब 4 हो गया, 4/1 4r0, और यहाँ पर हमारा z = 4 हो गया, 4 4 16, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करें तो बेरिलियम के सही n = 2 के लिए जितना रेडियस है वही बेरिलियम के n = 4 के लिए रेडियस रहेगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन के लिए क्या रहता है, हाइड्रोजन के लिए R2H क्या रहेगा, इट विल बी R0 × 4/1 और 4r0, राइट। अब बेरिलियम के लिए ये हाइड्रोजन था, बेरिलियम 3+ के लिए n ऑर्बिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4r0 होनी चाहिए, विच इज इक्वल टू नथिंग बट r0 × n²/z। z क्या है इसके लिए, z इज 4, तो हम r0 × n²/4 लिख लेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू दिस 4 4 जा क्या होगा, 16 होगा, इज इक्वल टू n², दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4। इज इट ओके? इस तरह से वेलोसिटी वगैरह का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, एनर्जी का कंपैरिजन कर सकते हैं कि एनर्जी का रेशियो क्या होगा या कब इक्वल होंगे एक सर एक एटम। बार वापस बता दीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, मैं बता देता हूँ। देखो कंडीशन क्या है हमारा, कि हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट का जो रेडियस है वही रेडियस बेरिलियम के किस ऑर्बिट के लिए होगा, या बेरिलियम 3+ के किस ऑर्बिट के लिए होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। तो पहले हम हाइड्रोजन का और सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालें, दैट केम आउट टू बी 4r0। एक्सप्रेशन Rn का जो होता है इसी तरह का होता है ना, एक r0 होता है इंटू n² n का स्क्वायर बाई z, और ये r0 की वैल्यू होती है 0.053 एमस्ट्रॉन्ग, राइट, या फिर 0.53 नैनोमीटर। एम आई मेकिंग सेंस? 53 होता है, 0.0529 नैनोमीटर होता है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये वैल्यू ना रख के मैंने r0 रख लिया। सो अभी मेरा सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस आया 4r0, ठीक है, और nth ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम का जो आएगा, बेरिलियम 3+ आयन का, दैट इज सिंपली गोइंग टू बी, दैट शुड बी इक्वल टू 4r0। बट इसके लिए एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, r0 × n²/z, वेयर z इज 4, क्योंकि बेरिलियम के लिए z की वैल्यू 4 होती है, एटॉमिक नंबर 4 होता है बेरिलियम का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन बना हमारा r0 × n²/4। अब ये r0 और ये r0 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेट कर रहे हैं हम, तो बचेगा क्या, n²/4 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स n² इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 4, ठीक है। यानी फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ आयन will have same radius as second orbit of hydrogen। बात समझ में आ रही है हम लोगों यस को? सर। तो इस तरह का Yes, कंपैरिजन sir. हम इस तरह का कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं ना। मान लो अगर सेम चीज मैं एनर्जी के टर्म्स में अगर आपसे पूछता हूँ, फाइंड द ऑर्बिटल और सॉरी और ऑर्बिट इन बेरिलियम एटम which has same energy as say for example second orbit of helium 1, helium plus, ठीक है। क्वेश्चन, find the energy state in beryllium 3+ which has
same energy as, एनर्जी स्टेट का मतलब क्या हुआ? What we are trying to ask? ऑर्बिट, राइट? स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट को एनर्जी स्टेट्स भी बोलते हैं, बोलेंगे ना। ये चीजें थोड़ी सी वर्ड्स आप लोग को समझनी, मतलब समझने से ज्यादा रिलेट करने का हैबिट क्रिएट करना होगा, ठीक है? विच हैज सेम एनर्जी एज मे बी फोर्थ, अच्छा फोर्थ एनर्जी स्टेट ना लिख करके थर्ड एक्साइटेड XCI excited state of beryllium, sorry, helium plus. ये फाइंड कर सकते हैं हम लोग. कैन वी डू दिस? And after that we have to attempt question number 18 जो सबसे आखिरी में भेजा है, और उसके पहले 15 नंबर और 17 नंबर. सो 15, 17, 18 ये वाला क्वेश्चन, और एक और भेज रहा हूं और 9 नंबर. संदीप, कल का रिकॉर्डिंग ले लिया था तुमने बनी सर से? नहीं सर, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे. हाँ तो वो कर दिया होगा, एक बार चेक कर लेना, वो डेली कर देता है. ओके. सर टोटल 5 ना? क्या क्या? सर हाँ टोटल टोटल 5 क्वेश्चन. हाँ, बट 5 क्वेश्चन का एकदम आखिरी में तुम लोग को कुछ नहीं करना है, मतलब अभी एक एक करते जाओ, अटेम्प्ट करते जाओ, मुझे बताते जाओ. हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी मुझे बताते जाओ. और देखो संदीप ने ये क्वेश्चन पूछा है, और आई विल जस्ट फॉरवर्ड इट टू द ग्रुप. नहीं रहने दो, फॉरवर्ड नहीं करता हूँ यार, चलो यार फॉरवर्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा अनुश्रेष्ठ को. अभी तक टेस्ट नहीं दिया है, चलेगा. सी, इसमें पूछा जा रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इफ मोलर मास डिटरमाइंड बाय क्रायोस्कोपिक मेथड वाज फाउंड टू बी 31.80 ग्राम पर मोलर. ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई संदीप? क्रायोस्कोपिक वर्ड नहीं पता था इसलिए सॉल्व नहीं. ओके, so according to question number 9 we have 1 mole of He plus ions which are which I mean they are excited, some of them are excited, some are not. 50% of them are in third state or second excited state ठीक है. 25% in 25% of the atoms electrons are in second state or first excited state, ठीक है. And in 25% they are just in ground state. तो total energy अब ये पूछ रहा है कि how much energy will get evolved when all the ions will return to their ground state. ठीक है, एनर्जी जो इवॉल्व होएगी डेल्टा ई इस ट्रांजिशन में, यहां पर क्या ट्रांजिशन होगा? द इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम 3 to 1, ठीक है, यहां पर 2 to 1 में जंप होगा. तो डेल्टा ई इज गोइंग टू बी आयनाइजेशन एनर्जी 54.4 इंटू 1/1 माइनस 1/9. ठीक है, ये एक एटम से हमको एक आयन से मिलेगा, और इसमें 50% ऑफ 1 मोल दैट इज Na by
2 कर लेंगे हम लोग। दिस इज द नंबर ऑफ आयंस विच आर इन दिस स्टेट। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमको मिल गया। ठीक है, ये इस वाले से मिला, ये सब इस वाले से फिर से मिलेगा। इसको 1 बोल लेते हैं, इसको 2 बोल लेते हैं। 54.4 into 1/1 minus 1/4 into Na/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है ना, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। दिस इज द टोटल एनर्जी जो हमारा सिस्टम देगा, क्योंकि ये तो पहले से ग्राउंड पर है तो ये तो कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। सो 54.4 into Na ब्रैकेट में, ये हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/1 minus 1/9 is 8/9, 8/9 into half is 4/9। ठीक है, प्लस यहाँ पर 1/4 का 3/4 हो जाएगा। 3/4 into 1/4 is 3/16। सो 54.4 into इसको करेंगे तो 64 ये हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ये 91 ऊपर में आ जाएगा। 144 into Na, Na is 6.022 into 10 to the power 23, और साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको हम लोग 1.6 into 10 to the power -19 जूल कर लेंगे। ये दोनों कैंसिल होकर के 10 to the power 4 हो जाता है, और ये सब बाकी बचे रह जाते हैं, इनको कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझा? सर 3/16 कैसा है? 3/4 into 1/4। ठीक है, 3/4 आएगा ना, 1 minus 1/4। यस सर। 3/4 into 1/4 क्या होगा? यस सर, समझा। Very good. 15. The Lyman series of hydrogen spectrum can be represented by equation this. ठीक है, calculate minimum and maximum wavelength of lines in this series. Minimum wavelength कब मिलेगा हमको, और maximum wavelength कब मिलेगा? Also calculate series limit of this series. See, minimum wavelength हमको तब मिलता है जब infinity से 1 पर आता है, क्योंकि तभी हमको हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशन मिलता है। ठीक है, और मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलता है? जब सबसे नियरेस्ट वाले ऑर्बिटल से, ऑर्बिट से, और जिस जगह पे फाइनल जंप करना है वहां पे है। जैसे n इज इक्वल टू 2 पर फाइनल जंप करना है, बाल्मर सीरीज है। ठीक है, तो सबसे बड़ा वेवलेंथ कौन सा मिले, कहाँ मिलेगा हम लोगों को? सबसे बड़ा वेवलेंथ विल अपीयर ऑन दिस ट्रांजिशन। सबसे बड़ा वेवलेंथ कहाँ मिलेगा? सबसे नियरेस्ट, सबसे छोटा ट्रांजिशन जो होगा, यानी फर्स्ट लाइन इज ऑलवेज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट लाइन। ठीक है, लॉन्गेस्ट इन द सेंस वेवलेंथ के टर्म्स में सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ वाला कौन सा होगा? फर्स्ट लाइन। और लोएस्ट वेवलेंथ कौन सा होगा? लास्ट लाइन। सीरीज लिमिट विल बी द हाईएस्ट एनर्जी एंड लोएस्ट वेवलेंथ, राइट। और फर्स्ट लाइन विल बी लोएस्ट एनर्जी एंड हाईएस्ट वेवलेंथ among all the series members. बात समझ में आ रही है? यस सर। Based on this, can we calculate now A का आंसर? देखो, पहले तो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, और उसके बाद C बाई फ्रीक्वेंसी कर लेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग मिनिमम वेवलेंथ आएगा, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा। समझ में आ रही है बात? ऑल ऑफ यू? सर ये पॉइंट नहीं समझा, सी, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी वाला। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्या है? फ्रीक्वेंसी के लिए है ना?
Yes, sir. Yes, sir. नाउ द पॉइंट इज कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होएगा, जब n को इंफिनिटी लेंगे हम, और मिनिमम कब होएगा, जब n को 2 लेंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट वन। सर एक बार रिपीट कीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन दिया हुआ है लाइमन सीरीज का, तो ये इक्वेशन को यूज करना है हमको, और इससे हम मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं लाइमन सीरीज का। मैक्सिमम कब होगा, जब n इंफिनिटी होगा, और मिनिमम कब होगा, जब n की वैल्यू 2 होएगी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मिनिमम कब होएगा, जब ये ब्रैकेट वाला टर्म जो होगा वो मिनिमम हो जाए, और मैक्सिमम कब होएगा, जब ब्रैकेट वाला टर्म मैक्सिमम हो जाए। तो ब्रैकेट वाले टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कब होएगी, जब 1/n² मिनिमम होएगा, राइट। और सर 1/n² मतलब 1/4 की वैल्यू निकालिए। नहीं, वो बाद में 4 होगा कि नहीं वो सोचने के लिए कुछ लॉजिक चाहिए ना तुमको। n की वैल्यू 4 ऐसे ही थोड़े ले लोगे, तो वो कैसे सोचोगे तुम, वो बता रहा हूं। कोई भी नंबर अगर हमने लिखा है a-b, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब भी मिनिमम हो। कौन, जब b मिनिमम होएगा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब b मैक्सिमम होएगा, यस राइट। सर। तो अभी यहां पर अगर देखें हम 1/1 - 1/n² है, यही है ना। तो इस पूरे टर्म का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब n मिनिमम हो, यस सर। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब n मैक्सिमम जब होगा, इंफिनिटी हो। ठीक है। तो यस इंफिनिटी सर। होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और द डिफरेंस विल बिकम मैक्सिमम। और n जब सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा n क्या अलाउड है लाइमन सीरीज के लिए, n = 1 पे तो ये है ही, वहीं पर उसको जंप करके आना है, तो सबसे छोटा n जो अलाउड है वो 2 है। 2 से ही 1 पे जंप कर सकते हैं ना, 1 से 1 पे जंप का कुछ मतलब नहीं है, राइट। यस सर। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी हमको, जब 2 से 1 पे जंप होएगा, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी हमको, जब इंफिनिटी से 1 पे जंप होएगा, ठीक है। अब अगली चीज मैंने ये बोला, अगला चीज कि जब फ्रीक्वेंसी हमारा मिनिमम होएगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम होएगा, और वो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, c बाई फ्रीक्वेंसी करके। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज स्पीड ऑफ लाइट, राइट ना। Yes. frequency max and frequency mean minimum, फ्रीक्वेंसी मिनिमम के करस्पॉन्डिंग c बाई फ्रीक्वेंसी मिनिमम जब हम लेंगे, वी आर गोइंग टू गेट लैम्डा मैक्स, और इसके करस्पॉन्डिंग c बाई फ्रीक्वेंसी मैक्स जब हम लेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट लैम्डा मीन, राइट। बात समझ में आ रही है। यस सर। और यस सर। इनमें से सीरीज लिमिट कौन होगा, दिस इज गोइंग टू बी द सीरीज लिमिट कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन, सबसे आखिरी वाला लाइन यही होगा ना, दैट इज सीरीज लिमिट। इन व्हाट पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सप्रेशन सॉरी स्पेक्ट्रम विल दिस सीरीज बी फाउंड, ये पूरी सीरीज किस स्पेक्ट्रम में रहेगी, स्पेक्ट्रम के किस पोर्शन में रहेगी। यू विल सी दैट दिस इज गोइंग टू लाई इन, अब एक बार अपना पुराना वाला जो था बाइफर्केशन एनसीईआरटी वाला जो बोला था देख लेना, या फिर दिखाया भी था, तुम लोगों ने नोट किया नहीं किया मुझे नहीं पता, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा हम लोगों को। दीज आर गोइंग टू फॉल इन अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। What value of n correspond to a spectral line at 95
नैनोमीटर। 95 नैनोमीटर के लिए n की वैल्यू क्या होगी? तो 95 नैनोमीटर के लिए करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, न्यू निकाल सकते हैं ना, c बाई 95 नैनोमीटर करके, और इस न्यू सर को यहाँ पे C की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9, ठीक है। सो टोटल 3 बाई 95 इंटू 10 टू द पावर 17, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 10 टू द पावर 15 के टर्म्स में आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3.2881 into 10 to the power 15, 1 minus 1 by n square. Getting the point? Yes sir. इससे n को सॉल्व करके निकाल लोगे। Is there a line in Lyman series at 108.5 नैनोमीटर? दूसरी चीज चेक करने के लिए बोल रहा है कि क्या इस पर भी कोई लाइन मिलेगा हमको, तो what we will do, we will again do the same thing, 3 into 10 to the power 8 divided by 108.5 into 10 to the power -9 कर लेंगे, और इक्वल टू 3.2881 इंटू 10 टू द पावर 15 लाएंगे, एंड 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे हम फिर से। अगर ये n कोई इंटीग्रल वैल्यू आता है या उसके क्लोज कोई नंबर आता है, इंटीजर आता है, तब तो फिर हाँ ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये इंटीजर नहीं आता है, n इज नॉट एन इंटीजर, इसका मतलब क्या होगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है लाइन। बात समझ में आ रही है? Yes sir. 17th नंबर में हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज एट व्हाट मिनिमम एटॉमिक नंबर वुड ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1 एनर्जी लेवल रिजल्ट्स इन इमिशन ऑफ एक्सरे विथ दिस। ठीक है, एक्सरे का लैम्डा दिया हुआ है, RH दिया हुआ है, RH मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो Rydberg constant for any other atom having some atomic number Z will be what? RH into Z square, और बाकी इक्वेशन एज इट इज हो जाएगा 1 minus 1 by 4, 2 से 1 का ट्रांजिशन है, 1 by लैम्डा कर लेना है इसको, और लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 3 into 10 to the power -8। तो इससे आपको इस Z की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया, अब आप खुद से सॉल्व करोगे तो इसमें आपके खुद से सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, ये आपको सोचना था। इसी चीज को मैं बता के रखा था। किसी भी एटम के लिए अगर R निकालना हो तो RH के टर्म्स में कैसे निकालोगे, ठीक है। बाय एनीवे सॉल्व इट एंड सी इफ इट इज वर्किंग आउट फॉर यू और नॉट। 17 के बाद फिर 18th है सर हाँ बोलो ना। सर 15A की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? कैलकुलेट तो मैंने करके रखा नहीं है, तो सर मेरा आंसर आया है इसमें। लैम्डा आया है। लैम्डा लाए हो या फ्रीक्वेंसी लाए हो ये बताओ। सर लैम्डा। एक सेकंड ठहर जाओ, मैं बता देता हूँ। लैम्डा मैक्सिमम की बात कर रहे हो ना? यस सर। 1/4 बता रहा हूँ, 3 into 10 to the power 8 divided by of 10 to the power 15 into 3 into 4. It is 3.8 second now.
और 121.6 नैनोमीटर आ रहा है। तुम्हारा क्या आया? सर मेरा आया 10⁸ डिवाइडेड बाय 0.822025। एक सेकेंड, 10⁻⁸ 8 8 डिवाइडेड बाय 0.822025। 822 ये कैसे आया तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? ये तो इसके साथ मतलब इसमें से किसको माइनस कर लिया? क्या क्या कर लिए हो? हाँ ठीक, तुम एक बार फोटो भेजो तो अपना, जैसे सॉल्व किए हो। लेट मी सी इट फर्स्ट। 15th नंबर 18th नंबर क्वेश्चन तब तक मैं बता देता हूँ आप लोगों को। An electron in hydrogen atom is in its ground state absorb 1.5 times as much energy as the minimum required for its escape from the atom. देखो, escape from the atom के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका 1.5 टाइम्स उसने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो वो डेफिनेटली बाहर तो नहीं। अच्छा ये फोटो 18 मैंने बोला था सॉल्व करने के लिए क्या? यस सर। ओहो, ओहो, नहीं ये 18 भी सॉल्व नहीं करना है, डी ब्रॉगली के बाद ही उसको सॉल्व कर सकते हो। सॉरी, 18 इज नॉट द राइट वन। हाँ मैंने भेजा था, मुझे ध्यान आ रहा है। आई एम सॉरी। एटीन is again related to de Broglie. We cannot solve it without that. think मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। सर हाँ बोलो ना। सर मुझे इसके ऊपर थोड़ा मुझे 23 भेजना था, मैंने 18 गलती से भेज दिया। सर ये उसके जो राइट हैंड साइड में लिखा ना, राइट हैंड साइड बॉटम में, वो एक बार और समझा दो ना। राइट हैंड साइड में मतलब? हाँ हाँ सर। यहाँ पर ही हाँ ये वाला? हाँ हाँ। देखो इसमें कुछ भी किया नहीं है मैंने। देखो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन जो है दिया हुआ वो न्यू का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि न्यू जब मेरा मैक्स होएगा तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा, और न्यू मिनिमम होएगा तो लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब निकालने के लिए तो हम डायरेक्टली न्यू मिनिमा और न्यू मैक्सिमा ही निकाल सकते हैं। ठीक है, न्यू मैक्सिमा क्या होगा जब 1 से 2 पर सॉरी 2 से न्यू मैक्सिमा इंफिनिटी से 1 का ट्रांजिशन होगा, और मिनिमा 2 से 1 का ट्रांजिशन होगा, न्यू मिनिमा। ठीक है, 2 से 1 पर ट्रांजिट करेगा तो मिनिमा, और इंफिनिटी से 1 पर ट्रांजिट करेगा तो मैक्सिमम हमको मिलेगा। और इसी के करस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स, इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स, और इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा मिनिमम मिलेगा। ठीक है, अब न्यू मैक्स कैसे मिला हमको? तो न्यू मैक्स के लिए 2 से 1, न्यू मैक्स के लिए लैम्डा टू 1 ट्रांजिशन करना है। मैंने बस ये एक्सप्रेशन न्यू जो है 3.2881 into 10 to the power 15 1 by 1 minus 1 by n, इसमें n की वैल्यू एक बार 2 डालेंगे और एक बार इंफिनिटी डालेंगे। इंफिनिटी डालेंगे तो ये 0 हो गया। तो न्यू मीन क्या हो जाएगा? न्यू मिनिमा इज इक्वल टू 3.2881 into 3 by 4 into 10 to the power 15 hz, और सिंपली पर सेकेंड। और न्यू मैक्स क्या हो जाएगा? न्यू मैक्स विल सिंपली बी इक्वल टू 3.2881 into 10 to the power 15। ये 0 हो जाएगा, so this number will be only
अब इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा? तो लैम्डा मैक्स विल बी 3 into 10 to the power 8 divided by 3.2881 into 3, और ये बाई 4 है तो बाई 4 का ऊपर में चला जाएगा और फिर से नीचे में 10 to the power 15 रह जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों कैंसिल होकर के ऊपर 10 to the power -7 हो जाएंगे। बाकी सबको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर, दैट विल बी अगेन 121 कुछ तो आ रहा है, 121 नैनोमीटर nm। 10 सॉरी -17 लिख दिया, -7 ठीक है। -7 को -9 करेंगे तो एक 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू आएगा 1.216 into 10 to the power -7। इसको मैंने 121 नैनोमीटर या 121.6। इसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू निकालने जाएंगे तो दिस विल सिंपली बिकम 3 into 10 to the power 8 and 3.2881 into 10 to the power 15। इसको करेंगे 10 to the power -7 और इसको सॉल्व करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट करके लिख लेंगे, इसको फिर नैनोमीटर में लेते जाएंगे। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. सॉरी 18 नंबर नहीं करना था अभी तुम लोगों को, 18 नंबर बाद में करना है, 23 नंबर अटेम्प्ट करना है, भेज रहा हूँ। Hello, sir. सर ए वाला वापस से सॉल्व करके भेजा है। मैं चेक करके बता रहा हूँ, देख रहा हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो 3 को 3.2881 से डिवाइड किया तो 0.91 आंसर आ रहा है। हाँ 0.91 इज फाइन। तो 0.91 नैनोमीटर राइट है आंसर। नहीं 0.91 into 10 to the power -7 मीटर, नैनोमीटर में करोगे तो 10 to the power -9 करोगे तो 0.91 को भी मल्टीप्लाई कर लोगे 100 से, दैट विल बिकम 91 नैनोमीटर। कन्वर्जन तुम लोग का बहुत वीक है, वर्क करना होगा तुम लोग को, सोचो इस पर थोड़ा सा बैठ करके। और तुम्हारा अनुश्रेष्ठ 10 to the power -15 ऊपर में लिखे हो और नीचे में उसको 10 to the power -9 कर दिया। अरे बाप रे, क्या कर दिया तुमने बुद्धू। अबे ऐसे सॉल्व थोड़ी किया जाता है, ये सॉल्व थोड़ी हुआ है अभी तक। यूज द कैलसी 3/2.466075 जो था ना तुम्हारा। वेरी यस सर। सी
2.466075 into 10 to the power 15 लेकर के आए हर जाप, that is fine. अब जब c by न्यू कर रहे हो तो 3 into 10 to the power 8 divided by, अब ये डेसिमल्स को तुमने हटाने का क्या मतलब तुम्हारे दिमाग में है, मुझे समझ में याद नहीं आ रहा है. 3 by 2.466 करते, इसका वैल्यू लेते और 10 to the power -7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 to the power 8 by 10 to the power 9 किया है और फिर इसके बाद इसके सारे डेसिमल्स को हटा दिया है. सर डेसिमल लेके मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं तो 10 की वैल्यू डेसिमल यूज कर दी। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. ऊपर जिस फॉर्म में तुमने लिखा है ना, देयर इज नो कंफ्यूजन. व्हाट इज द कंफ्यूजन? इनफैक्ट बाद में तुमने अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर ली. You had 3 into 10 to the power 8 divided by 2.466 और जबरदस्ती के तुम 8 डिजिट तक क्यों लिख रहे हो उसको? Just use 3 डिजिट. ठीक है. थर्ड डिजिट अगर थर्ड डिजिट आफ्टर डेसिमल अगर 5 से ज्यादा है तो इसको एक बड़ा कर लो into 10 to the power 15. अब इसको सॉल्व कर लो. दिस डिवाइडेड बाय दिस कर लोगे और इस दोनों को डिवाइड कर दोगे तो इन दोनों का डिवीजन 10 to the power -7 आएगा और इसका डिवीजन 1.216 आएगा. देख लो आता है कि नहीं. ठीक है. दिस इज सॉल्यूशन. तुमने जो किया है वो सॉल्यूशन थोड़ी है, तुमने उसको अभी भी आधा में छोड़ रखा है. यस सर। सर अभी जो आपने भेजे उसमें से कौन सा करना है? अभी जो मैंने भेजा है उसमें से एक 23 जो है ना उसको करना है और बाकी तो मैंने आप लोगों को समझाया है, उसके हिसाब से उनको करना है. अच्छा, समझ में अगर आ गया है तो थोड़ा थोड़ा एक बार देख लो और फिर मैं कुछ और नया पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को. ठीक है. और आप लोग उससे सॉल्व कर रहे हो क्या अवस्थी से?